एक ध्रुव तारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर विरासत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह नाम सुनते ही देशभक्ति और बलिदान की भावना जागृत हो जाती है। उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने के दशकों बाद भी उनकी विरासत लाखों भारतीयों को प्रेरित करती है। नेताजी का जीवन भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे आज भी एक रहस्य है, एक ऐसी शख्सियत जो रहस्य और अटकलों में घिरी हुई है। लेकिन जो बात निर्विवाद है वह है भारत की आजादी की लड़ाई पर उनका गहरा प्रभाव। नेताजी का पूर्ण स्वराज का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जन जन में गूंज उठा। उनकी छवि अक्सर उनकी खास टोपी और आंखों में एक दृढ़ निश्चय के साथ हर भारतीय के दिल में बस गई है। नेताजी का जीवन प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें हर भारतीय के अंदर मौजूद अदम्य भावना की याद दिलाता है। उनका साहस, उनका करिश्मा और भारत की नियति में उनका अटूट विश्वास पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। नेताजी की कहानी सिर्फ भारत के इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह नेतृत्व, साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का एक शानदार उदाहरण है। कटक से कैम्ब्रिज तक एक नेता का निर्माण। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न और सम्मानित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। छोटी उम्र से ही सुभाष ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास प्रदर्शित की। कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान ही सुभाष की राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत होने लगी। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों द्वारा झेले जा रहे अन्याय से वे बहुत परेशान थे। प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद सुभाष ने ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उनकी असली पुकार अपनी मातृभूमि की सेवा करने और उसकी आजादी के लिए लड़ने में है। अवज्ञा के इस कृत्य ने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत की। कर्तव्य की पुकार, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना। 1921 में भारत लौटने पर सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से डूब गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी। उनकी बुद्धिमत्ता, करिश्मा और जोशीले भाषणों ने उन्हें पार्टी के भीतर जल्दी ही एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। वे महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए। शुरू में अहिंसक प्रतिरोध के उनके दर्शन की ओर आकर्षित हुए। हालांकि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अधिक सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। उनका तर्क था कि केवल अहिंसा पर भरोसा करने से अंग्रेजों को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने महसूस किया कि भारत को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, भले ही इसका मतलब सशस्त्र संघर्ष का सहारा लेना हो। विचारधारा में इस अंतर के कारण उनके और कांग्रेस पार्टी के अधिक उदारवादी गुट के बीच मतभेद पैदा हो गया। एक उभरता सितारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नेताजी का उदय। वैचारिक मतभेदों के बावजूद सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बढ़ती रही। वे एक शक्तिशाली वक्ता थे जो जनता के देशभक्ति के जोश को जगाने में सक्षम थे। युवाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता और उनका करिश्मा ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ी ताकत बना दिया। वे 1938 और 1939 में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि अध्यक्ष के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल अल्पकालिक था। पूर्ण स्वतंत्रता पर अपने अडिग रुख और गांधी के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के भीतर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो कांग्रेस के भीतर एक ऐसा गुट था
जो पूर्ण स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासन के प्रति अधिक मुखर दृष्टिकोण की वकालत करता था। भाग 5 कांग्रेस से आगे, आजादी का नया रास्ता बनाना। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वे कांग्रेस पार्टी की बाधाओं से बंधे नहीं थे और भारत की आजादी के लिए अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। पूर्ण स्वतंत्रता का उनका संदेश और किसी भी जरूरी तरीके से अंग्रेजों को चुनौती देने की उनकी इच्छा भारतीय जनता, खासकर युवाओं के दिलों में गहरे तक उतर गई। उनका मानना था कि भारत की आजादी की लड़ाई केवल एक आंतरिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने इसे ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाने और भारत की आजादी के लिए एक निर्णायक झटका देने के अवसर के रूप में देखा। इसी विश्वास ने उन्हें एक साहसिक और दुस्साहसी मिशन पर निकलने के लिए प्रेरित किया। भाग 6 बाघ की दहाड़, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन और उसका प्रभाव। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक ने तेजी से गति पकड़ी। यह उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन गया जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक मुखर दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। ब्लॉक का संदेश विशेष रूप से उन युवा भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित हुआ जो कांग्रेस पार्टी के उदारवादी रुख से निराश थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्सुक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का मानना था कि भारत की आजादी पर बातचीत नहीं की जा सकती, इसे छीनना होगा। यह भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ प्रतिध्वनित हुआ जो ब्रिटिश शासन से थक चुके थे। ब्लॉक की लोकप्रियता ने ब्रिटिश अधिकारियों को चिंतित कर दिया, जिन्होंने इसे भारत में अपने शासन के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा। सुभाष चंद्र बोस के उग्र भाषणों और पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान ने स्वतंत्रता सेनानियों की एक नई पीढ़ी को संगठित किया। भाग 7 एक वैश्विक संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन मांगना। ये महसूस करते हुए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है, सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में भारत से एक साहसिक पलायन किया। उन्होंने जर्मनी, इटली और जापान की यात्रा की और भारत की आजादी की लड़ाई में उनकी सहायता मांगी। उनका मानना था कि धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन करना, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध में थे, एक रणनीतिक कदम था जो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता था। उनके प्रयासों का फल तब मिला जब उन्होंने धुरी शक्तियों का समर्थन हासिल कर लिया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करके ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने का अवसर देखा। यह गठबंधन हालांकि विवादास्पद था, सुभाष चंद्र बोस की व्यावहारिकता और अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए सभी रास्ते तलाशने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। उनका मानना था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। भाग 8 एक साहसिक सपना, आजाद हिंद फौज और आजादी की लड़ाई। धुरी शक्तियों के समर्थन से सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज जापानियों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से बनी थी। उन्होंने चलो दिल्ली का नारा दिया, जिसने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को उत्साहित किया और उन्हें ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराने के सपने से प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया। हालांकि भारत को आजाद कराने के उनके अभियान में अंततः असफल रहे, लेकिन आजाद हिंद फौज की बहादुरी और बलिदान का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमों ने व्यापक जन आक्रोश को जन्म दिया और पूरे भारत में राष्ट्रवाद की लपटों को हवा दी। अंततः 1947 में
भारत को स्वतंत्रता देने के ब्रिटिश फैसले में योगदान दिया। भाग 9 साहस में अंकित, एक विरासत। भारत पर नेताजी का स्थायी प्रभाव। 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां आज भी रहस्य में डूबी हुई हैं। हालांकि एक निडर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, यथास्थिति को चुनौती देने का उनका साहस और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान करने की उनकी इच्छा ने भारतीय इतिहास में सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक के रूप में उनका स्थान सुरक्षित कर लिया है। नेताजी का जीवन और साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति का उनका संदेश भारतीय लोगों के साथ गहरे तक प्रतिध्वनित होता है। उन्हें न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए, बल्कि एक मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण के लिए भी याद किया जाता है। उनकी विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करती रहती है, जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है और हमें बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। नेताजी का जीवन अपने राष्ट्र की नियति में एक व्यक्ति के अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है।